काफी उठापटक रही। निफ्टी ने इंट्राडे में 11,350 को पार भी किया, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। दरअसल ग्लोबल संकेत कमजोर रहे और उसका असर भी दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन बैंक शेयरों ने आउट परफॉर्म किया और आज यही बाजार का फोकस रहा। आज फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में भी जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। अगर निफ्टी के प्रोमिनेंट मूवर्स आज के सेशन में आप देखेंगे तो येस बैंक 27% बढ़कर बंद हुआ। आयशर मोटर्स में 3% का मूव था। कोटक बैंक, एचसीएल टेक और एचयूएल यहां पर भी हमने 2 से 3% की मजबूती देखी है। फिर ये कह सकते हैं कि आज के जो मूविंग स्टॉक्स थे उसमें हर सेक्टर की ओर से एक स्टॉक का पार्टिसिपेशन था, लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी लंबी है। जी एंटरटेनमेंट 6% गिरा। हिंडाल्को, भारत इन्फ्राटेल, रिलायंस, सिप्ला यहां भी 2% से लेकर 3% की वीकनेस रही है। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट करेंगे शामिल और आउटलुक लेंगे। एफआईज की ओर से आज के सेशन में जो रुझान रहा है वो बिकवाली का ही रहा है। 2476 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने कैश मार्केट में की है और डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 2510 करोड़ के आसपास की। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट संकेत क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, उस पर बात करेंगे आशीष से। साथ ही शर्मिला जोशी आज की मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेंगे आउटलुक। लेकिन पहले चलते हैं आशीष के पास और समझ लेते हैं कल के ट्रिगर्स क्या हैं। बताइए आशीष। कल फ्राइडे हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सबसे इंपॉर्टेंट तो वियना में जो ओपेक प्लस की बैठक चल रही है प्रोडक्शन कट को लेकर, वहां पे सबकी नजरें रहने वाली हैं। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में एक और इशू जो खुला हुआ है, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, ये कल सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहा है। 295 से 300 रुपीज का प्राइस बैंड है और कुल मिलाकर 206 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पावर ग्रिड, इस कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होनी है, अंतरिम डिविडेंड पे फैसला लेंगे। कई सारे एक्स डेट्स होंगे तो एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। महानगर गैस में 9.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और सोनाटा सॉफ्टवेयर में 14.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 10 रुपए का एडजस्टमेंट और सीसीएल प्रोडक्ट्स में दरअसल स्पेशल और इंटरिम डिविडेंड 1.5 रुपए मिला के 3 रुपए के आसपास का एडजस्टमेंट कल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स यूएस से आने हैं। नॉन फार्म पेरोल डेटा, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वहां का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। तो देखना ये जो स्लोडाउन की बातें थी, दिक्कतों की जो बातें थी, उससे किस हद तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, उस लिहाज से वो डेटा भी कल इंपॉर्टेंट रहेगा। आशीष डिटेल्स बताने के लिए तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मूव्स हैं जिसका असर दिखेगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जानकारी को करते हैं शामिल। शर्मिला जोशी हमारे साथ बनी हुई हैं। शर्मिला, अभी तो यही बताइए आउटलुक क्या है, क्योंकि पिछले हफ्ते की कांस्टेंट वीकनेस के बाद इस हफ्ते भी जिन जिन सेशंस में मार्केट में रिकवरी दिखी है वो रिकवरी टिकी नहीं है। हर उछाल पर प्रेशर ऊपर मार्केट्स पर बिल्डअप हो रहा है, तो अभी व्यू क्या है? हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट कि जैसे जो वीकनेस थी अब ऐसे लग रहा है कि थिंग्स थोड़ी नॉर्मल हो रही है। और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है चाइना से भी कि चीज़ें वहाँ पर लाइक केसेस अब कम आ रहे हैं और यूएस में भी हमने एक आउटब्रेक देखा है। सो आई थिंक मार्केट इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाटर और ये अब देख रहा है कि और कितने नए केसेस आते हैं, कितना और आउटब्रेक इसका स्प्रेड होता है और उस वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। लेकिन अब संभल रहा है, यानी जिस तरह से पिछले हफ्ते गिरा उस तरह से गिरा भी नहीं है ये हफ्ते। और अगर आप एफआई का सेलिंग फिगर्स भी देखें तो एक आध दिन ज़्यादा रहता है लेकिन एक आध दिन काफ़ी कम भी आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं संभल रहा है। तो इसका मतलब यही निकालना चाहिए कि मेरे हिसाब से और 1-2 हफ्ते शायद इस तरह से बीत सकते हैं जहां पर मार्केट अपना एक लेवल ढूंढने की कोशिश करेगा। बट इट सीम्स दैट एट एन अबाउट 11,200 निफ्टी लेवल काफ़ी बाइंग आ जाती है मार्केट में और वो लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत फिर से ऊपर ट्रेंड करता है। सो आई थिंक वी जस्ट नीड टू कीप वॉचिंग द न्यूज़ फ्लो और डेफिनेटली आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है शर्मिला, तो एक येस बैंक पर अपनी राय दीजिए। आज खबरें थी सीएनबीसी आवाज की, इनफैक्ट एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि एलआईसी और एसबीआई आगे आ सकते हैं मदद के लिए। और अब सोर्स बेस्ड खबरें तो यही है कि 24.5% स्टेक एलआईसी और एसबीआई ले सकते हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी है जहां पर 1 रुपए के टारगेट की उन्होंने बात की है, सीधे 55 से रिड्यूस करके किया। और उनका जो पॉइंट है वो यही है कि ये जो बेल आउट हो रहा है डिपॉजिटर वन है, ये इक्विटी वन नहीं है। यानी जो फंड इन्फ्यूजन की जरूरत है येस बैंक को वो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्सट्रीमली नेगेटिव डेवलपमेंट है। आप कैसे रीड करती हैं इस रिपोर्ट को, मौजूदा डेवलपमेंट्स को? क्योंकि आज 25-26% बढ़ा है तो एक डर है कि शायद कल उतनी ही तेजी का नी जर्क रिएक्शन डाउन साइड पर ना हो। आपका व्यू क्या है?
यू नो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू नो दैट जिस तरह से खबरें आ रही है येस बैंक के लिए कि यू नो यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन जहां एक बैंक को फेल होने दिया जाएगा। तो वो अगर चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं और क्या वहाँ से सोल्यूशन आगे निकल सकता है ये अब आई थिंक बिकॉज यू नो अगर आप जैसे बातें आ रही थी कि कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे बट यू नो देयर कुड बी रेगुलेटरी हर्डल्स टू दैट, तो एक सोल्यूशन ऐसे ढूंढना पड़ेगा वेयर येस बैंक गेट्स व्हाट इट वांट्स एंड एट द सेम टाइम रेगुलेटरी हर्डल भी नहीं हो, क्योंकि इस तरह से आरबीआई कोई एक बैंक के लिए एक्सेप्शन नहीं कर सकता। सो वील हैव टू एक्चुअली वेट एंड सी व्हाट इज द सोल्यूशन दैट रियली कम्स फॉरवर्ड कि किस तरह से इस चीज़ का यू नो हाउ दिस थिंग विल एक्चुअली मटीरियलाइज कि कितना स्टेक एसबीआई लेगी, क्या प्राइस पे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक पॉजिटिव यही होगा कि इस तरह की कोई डील होती है देन यू नो वहाँ से फिर चीज़ें हम आगे लेंगे येस बैंक के लिए, और मेरे हिसाब से अब ये अगले हफ्ते ही होना है सिंपली बिकॉज आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम और एक 10-15 दिन में उनको इस चीज़ पर पूरी क्लैरिटी लगेगी। So it seems that things are now speeding up. So I would really just be hopeful about that and keep a track. Because let's not forget कि उनका काफ़ी जिस तरह से depositor base etc. होगा, you don't want people to lose their money, और वो एक हमने एक PMC बैंक में already हम उस चीज़ को जो एक cooperative बैंक था, so you know you couldn't really avoid that. तो उस तरह की चीज़ you know definitely should not be allowed to repeat. But more than that, I think to say anything you know in terms of buying the stock etc. is very difficult at this point in time. बिल्कुल, तो नई खरीदारी के हिसाब से तो थोड़ा सा व्यू डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ऊपर के लेवल पर भी और मौजूदा लेवल्स पर भी स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं। तो अब डेवलपमेंट्स क्या होती हैं आगे उन पर ही डेफिनेटली नजर रहेगी, लेकिन हाँ कल का सेशन देखना होगा कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि जो खबरें आई हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को करते हैं शामिल और रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। सवाल जो आया है व्हाट्सएप के जरिए आया है संदीप भाटिया का कोलकाता से। सवाल है इनका IRCTC पर 37 स्टॉक्स हैं इनके पास, 1575 इनका परचेजिंग प्राइस है। बताइए शर्मिला क्या करना है, मार्केट में जैसे सेंटिमेंट्स कमजोर हुए हैं वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है स्टॉक में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाइंग इसमें कर रहे हैं लेवल्स को देखते हुए, लेकिन इनके लिए क्या सजेशन है और कोई नई खरीदारी अगर करना चाहता है IRCTC में तो उसके लिए क्या व्यू होगा? So you know I think this is यानी ये प्रॉब्लम है you know because I think जिस तरह से हमने देखा कि ये मार्केट ये स्टॉक में मूव जो रहा वो एक तरफा रहा और हमने देखा कि हर लेवल पे बाइंग आ रही थी और जैसे ही आई थिंक ये मार्केट वॉलेटाइल हुए और सेल ऑफ आया हमने देखा कि इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी चला है। आई थिंक येस्टरडे इट वाज क्लोज्ड इन लोअर सर्किट, आज भी ऑलमोस्ट 8% स्टॉक गिरा है। So you know I like the fundamentals of the stock and वो जो स्टोरी है उनकी कि जो उनके जो 3 बड़े वर्टिकल है उसमें उनकी मोनोपोली है वो सब अभी भी अपनी जगह पे एकदम वैसे का वैसे है। नतीजे उनके बहुत अच्छे थे, आगे चलकर उनका प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छा है, पर ये आई थिंक जो बिकवाली का दौर है वो और चल सकता है। तो आई थिंक जो है उनके पास स्टॉक उसको होल्ड करे, लेकिन नया ऐड करने के लिए आई थिंक अभी भी टाइम है। मे बी यू नो क्लोजर टू 1100-1200 लेवल्स अगर उस लेवल तक स्टॉक गिरे तो देन यू कुड थिंक ऑफ एडिंग मोर। ठीक है, तो IRCTC आप होल्ड कीजिए और डिप आने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली और एक्सटेंड हो सकती है, वहां पर आप एंट्री लें। अगले कॉलर दीपक हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। दीपक जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। तो IRCTC आप होल्ड कीजिए। दीपक जी टीवी की ऑडियो कम कीजिए, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये टीवी के जरिए सुन रहे हैं इसलिए डिले हो रहा है, लेकिन सवाल उसी स्टॉक पर है शर्मिला जिस पर हमने अभी डिस्कशन किया। येस बैंक 1500 शेयर्स हैं 55 के प्राइस पर। सो आई थिंक कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी आपको इसमें बने रहना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ व्यू कि किस तरह से ये स्टॉक रिएक्ट करे, एक्चुअली क्या डेवलपमेंट आएगी सामने यही हमें मालूम नहीं है कि इज इट अ कंसोर्शियम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसको एसबीआई लीड करेगा, या जिस तरह से खबरें अभी आ रही है कि LIC एसबीआई स्टेक लेंगे, क्योंकि उसमें येस बैंक को जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा।
सो यू नो इट इज़ ऑल अप इन द एयर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी 10-15 दिन में इस चीज़ का नतीजा निकलेगा, तो फिलहाल के लिए होल्ड ही रहेगा। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक में डेली एक न्यूज़ का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड ही कीजिए और जो डेवलपमेंट्स होती हैं, न्यूज फ्लो जो आता है उस पर ट्रैक रखिए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं कौशिक शर्मा कोलकाता से। कौशिक जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। का 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 1841। क्या करना चाहिए मुझे? होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ओके, काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है और प्राइस देखकर तो लग रहा है शायद 2-3 महीने पहले इन्होंने ये स्टॉक खरीदा होगा शर्मिला। 1100 1150 पर आ चुका है वैंकीज, तो नुकसान तो है। अब क्या करना है इनको? यस, सो यू नो कैसे होता है कि वंस अगेन इस तरह की जब खबरें चलती है और एक यू नो फियर जैसे रहता है, तो वो जो आप कंज्यूम करते हो उसके ऊपर भी फियर रहेगा कि यू नो कि वेयर हैज इट बीन सोर्स्ड फ्रॉम, क्या उसमें मिलावट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के जो स्टॉक्स रहते हैं यू नो दे टेक अ डायरेक्ट हिट, क्योंकि इस तरह की भी बातें चल रही है कि आपको बिकॉज वेंकीज इज इन द पोल्ट्री बिजनेस, तो इस तरह के दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉनवेज एक्सेट्रा। तो आई थिंक ये फिलहाल का समय है, ये आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा इस तरह की स्टोरी से। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरह के नतीजे आए वेंकीज के और क्या वैल्यूएशन पे वो फिलहाल स्टॉक है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ नीश मिड कैप प्ले, तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं। लेकिन ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि अगले जो 1-2 महीने हैं ये स्टॉक के लिए ज़रूर वॉलेटाइल रह सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ संजीव कुमार हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। संजीव जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो हेलो, बताइए संजीव जी कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम स्टरलाइट टेक है मेरे पास 500 शेयर 130 के प्राइस पे, 2 इयर्स का व्यू है, इसमें एवरेज कर सकते हैं या नहीं? और दूसरा स्टॉक है गेल, 120 पे लिया 200 शेयर, इस पे भी एवरेज कर सकता है या नहीं? और लॉन्ग टर्म का व्यू बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं। शर्मिला जी 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। गेल 120 का प्राइस है, 106 पे ट्रेड कर रहा है। 130 में बाइंग है स्टरलाइट टेक में, इसमें भी इनको नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, क्या सजेशन होगा? जहाँ तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का सवाल है, आई थिंक वो होल्ड कर सकते हैं। ये था कि जैसे 1.5-2 साल पहले चीज़ें बहुत यू नो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी नहीं थी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि एक तो उनका एक दे हैड सम प्लेज शेयर इशू, उसके साथ साथ यू नो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर द बिजनेस दैट दे वर इन, वहाँ पर भी यू नो प्राइसिंग एक्सेट्रा के इशूज थे। लेकिन अब आई थिंक यू नो उनका प्लेज शेयर्स का भी दैट सिचुएशन हैज बीन सॉर्टेड। उसके साथ साथ बिजनेस ऑन द बिजनेस फ्रंट ऑल्सो चीज़ें इंप्रूव हो रही है। हाल ही में उनको एक 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला। सो यू नो आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि जो ऑप्टिक फाइबर का बिजनेस है उसका आउटलुक अब इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके चलते आई थिंक यू नो ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक एंड माई टारगेट may not be 130, but I think my first target would be closer to 110, 115. जहाँ तक गेल की बात है, once again I think it will be a hold. ओवरऑल ये स्टॉक को लेकर आई थिंक यू नो द कंसर्न्स हैव आल्सो बीन ऑन दैट AGR इशू एक्सेट्रा, लेकिन मेरे हिसाब से जो बिजनेस वो कंपनी में है एंड यू नो इट इज़ अ PSU, तो आई थिंक दैट गैस बिजनेस इज एन अट्रैक्टिव बिजनेस। आई थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ गेल नॉट भेल, राइट? ठीक है, तो सलाह आपको मिली है दोनों स्टॉक्स पे, उसके आप सब स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और अगले कॉलर सुधांशु है हमारे साथ लखनऊ से। सुधांशु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरे पास वीआईपी इंडस्ट्री है, 400 शेयर्स हैं और उसकी बाइंग है 483 की। और सडनली कोरोना वायरस की वजह से वो उस समय तो आज तो थोड़ा सा जंप किया था, 380 समथिंग आ गया था। बिल्कुल, और देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज ही नहीं, मार्केट्स भी नीचे आए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे आए हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड रखा है, तो इतने परेशान होने की बात नहीं है। बट फिर भी आपको इसमें करना क्या है, क्योंकि आपकी बाइंग देखिए बहुत ऊपर के लेवल्स की नहीं है। 600 के प्राइस पर भी ये होल्ड है इन्वेस्टर्स के पास।
शर्मिला, क्या सजेशन होगा वीआईपी में इनकी परचेजिंग प्राइस के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस की वजह से नीचे आया है, और हमने देखा है कि जो ट्रैवल सेक्टर है उसने एक बड़ा हिट लिया है ये पूरे इस चीज़ के चलते। क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हैव हैड टू कैंसिल जो नॉट जस्ट ट्रिप्स बट आई थिंक इवन बिजनेस ट्रिप्स, सब चीज़ें होल्ड पर रखी गई है। तो देन आई थिंक दे ऑल्सो गेट सम थोड़े उनके मटेरियल चाइना से भी आते हैं, उसके ऊपर भी उनको इफेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ एक ऑलरेडी कंजम्पशन में स्लो डाउन हम देख रहे थे इवन बिफोर कोरोना वायरस हैपेंड, उस वजह से भी उनके नतीजे थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि वो द टॉप लाइन एक्सेट्रा थोड़ा फ्लैट था और प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा म्यूटेड ऐसे नंबर्स आ रहे थे। पर आई थिंक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम हमेशा ये देखते हैं कि जब शादी का सीजन वगैरह चालू होता है तो इस तरह के स्टॉक्स के में वीआईपी इंडस्ट्रीज लगेज एक्सेट्रा सी इज बाइंग अगेन, सो आई थिंक ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड, इट्स अ गुड स्टॉक। जी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिए, अच्छा स्टॉक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय दीजिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपको बताएंगे वैल्यू पे आज की। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और जो आपको आपके पैसे के सही निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगर आपको कोई कहता है कि शेयर बाजार में एक दिन में लाखों कमा सकते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर शर्मिला जी आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, आई थिंक कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको यही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज में नहीं यकीन रखना चाहिए। और जो अगर आप जिसको हम कहते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उस तरह की ग्रोथ अगर आपको 15 और 18% के बीच में भी अगर मिलती है तो दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो, और आपको उसी चीज़ को टारगेट करना चाहिए एंड इन्वेस्ट आइदर इन म्यूचुअल फंड, SIP और स्टॉक्स, और देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए कि आपको किस तरह का ग्रोथ मिल रहा है उसमें, बजाय इसके कि गेटिंग कैरिड अवे कि आप इस स्टॉक में पैसे लगाएंगे तो दुगने हो जाएंगे। दैट इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, दोज थिंग्स आर फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं वैल्यू पिक का। बताइए आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है शर्मिला जी? Yes, I'm going to talk of Voltas. Voltas is India's premium, is the top, it has a top share in air condition manufacturers. They have about 26% of market share. But the reason why I like Voltas is कि अब उनकी एक नई फैक्ट्री उन्होंने सानंद में गुजरात में लगाई है। It's a Turkish collaboration, collaborating with a Turkish company from Turkey, और यहाँ पे वो नॉन AC कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। और ये जो नॉन AC कंज्यूमर गुड्स का मार्केट है वो एक्चुअली AC मार्केट से काफ़ी बड़ा है। तो एक तो AC मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इंडिया में, और अब जैसे समर्स चालू होंगे तो सब लोगों की यही इच्छा रहेगी कि AC हो। लेकिन नॉन AC मार्केट का जो कंज्यूमर गुड्स है, वेदर इज रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा, उसके लिए वॉशिंग मशीन, उसके लिए भी काफ़ी एक बड़ा मार्केट बनता है। तो नाउ वोल्टास इज गोइंग टू बी स्टेपिंग इनटू दैट एज वेल। तो इसको आप एंड दिस फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ दे विल स्टार्ट प्रोडक्शन एट दिस फैसिलिटी। और अगर आप मेरे हिसाब से CNBC आवाज़ ने इसको कवर भी किया है, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। तो आई थिंक दिस कुड एड रियली अ गुड ट्रैक्शन टू वोल्टास नंबर्स गोइंग अहेड। तो यू कैन बाय वोल्टास विद अ टारगेट ऑफ 750। 750 के टारगेट्स के लिए वोल्टास में खरीदारी की सलाह है। 689 है मौजूदा प्राइस, तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से शर्मिला जी? यस, आई थिंक जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने चर्चा की है, आई कुड हैव आइदर रिकमेंडेड देम और कुड बी होल्डिंग देम। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। ओएसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।